नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलते परिदृश्य पर बात करने के लिए आज के अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्री भगवान ठाकुर जी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, जो बिहार का एक राज्य विश्वविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। दर्शन शास्त्री हैं, यानी फिलोसफर हैं, और लंबे समय से बिहार को भारतीय राज्यों के विकास की तुलना में काफ़ी करीब से देखते रहे हैं। मैं आप सब के लिए, आप सब की तरफ से पहले अपने अतिथि भगवान जी का स्वागत करता हूँ। आज का हम पहला सवाल भगवान जी से पूछेंगे कि आप लंबे समय से बिहार में रहे हैं, वहीं आपका जन्मभूमि है, फिर कर्मभूमि भी बना हुआ है। बिहार पूरे भारत में एक राज्य के दृष्टि से पिछड़ा राज्य माना जाता है, बैकवर्ड माना जाता है। सभी सूचकांकों में बिहार को फिसड्डी कहा जाता है। आपकी क्या राय है? बिहार का ताना बना वैसा बुना गया है कि वो लगता है कि सारे मामले में वो पिछड़ी है, क्योंकि वहाँ जितना संख्या के अनुपात में रोजगार नहीं है, और रोजगार न मिलने के कारण बाहर लोग जाते हैं। कहीं भी जाइए तो आपको दैनिक मजदूरी करते हुए बिहारी मिल जाएंगे। इसलिए लगता है कि बिहार बहुत पिछड़ा इलाका है। हालांकि हर मामले में इतना भी पिछड़ा नहीं है कि मैंने उसको कहा जाए कि एकदम फिसड्डी है, लेकिन जितना रोजगार होना चाहिए वो रोजगार नहीं है, और रोजगार के तलाश में लोग बाहर जाते हैं। तो रोजगार न होने के कारण वहाँ पिछड़ापन है। नहीं तो आर्थिक संसाधन जो है, जैसे खेत का जो पैदावार जो है वो बहुत अच्छा है वहाँ, और वहाँ यदि सुविधा उपलब्ध किया जाए तो उस आर्थिक विकास में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब संयुक्त बिहार था, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था, तो उस समय वहाँ के जो संसाधन थे वो अभी जो गुजरात है विकसित राज्य में आ गया है, महाराष्ट्र है, यहाँ का फैक्ट्री था और वहाँ से सप्लाई होता था कोयला। चाहे जो प्राकृतिक संसाधन जो थे, अदरक हुआ, कोयला हुआ, चाहे और कुछ, तो वहाँ से सप्लाई होता था। और वहाँ सरकार की पॉलिसी ऐसी थी कि रॉयल्टी भी बिहार को उस ढंग से नहीं मिला। ओके, तो आपका पिछड़ापन का जो कारण था वो सरकार की पॉलिसी रही है। सेंटर सरकार भी जिम्मेवार है और स्टेट सरकार भी जिम्मेवार है उस समय के, क्योंकि वो उसको वहाँ से संसाधन लिया गया, ना वहाँ फैक्ट्री बनाया गया, और न वहाँ के वो का रॉयल्टी दिया गया कि वहाँ संसाधन जनरेट हो, मैंने नौकरी जनरेट हो, और चाहे आर्थिक विकास। तो ये मेन मुद्दा है। दूसरा है अभी जो समस्या है वहाँ, तो एक तो है कि जैसे दक्षिणी बिहार है, यदि झारखंड अलग है, उनके बाद में तो कोई संसाधन रहा नहीं ढंग का। दक्षिणी बिहार सुखाड़ हो जाता है और उत्तरी बिहार बाढ़ का है। तो कहा ही जाता है कि बिहार जो है वो या तो सूखा है या बाढ़ग्रस्त है, या बाढ़ है या सुखाड़ है, बाढ़ है, यही बिहार है, यही बिहार है। तो वहाँ न यदि वो व्यवस्था किया जाए, जैसे पहले से था कि वहाँ जो बाढ़ का पानी है उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वहाँ का जो जल का संसाधन जो है उसका उपयोग किया जाता है, बिजली भी पैदा हो सकता है और खेत का पैदावार भी हो सकता है। तो बाढ़ के कारण जो उत्तरी बिहार के लोग बेरोजगार रहते हैं और बाहर आपको मिल जाएंगे कहीं भी काम करते वाले बिहारी मजदूर, तो उनका जो वहाँ रोजगार मिल जाएगा और खेती से उत्पादन भी होगा, तो उससे विकास होगा। लेकिन कोई भी नहीं करना है। तो क्या आप मानते हैं कि बिहार के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनमें सूझबूझ की कमी है? क्योंकि जब आपको यह बात समझ में आ रही है तो नेताओं का तो काम यही है रात दिन नीति निर्धारण के बारे में सोचना। इसके लिए तो विधायक बनते हैं, सैलरी लेते हैं, उन्हीं के पास ओल्ड पेंशन स्कीम फिलहाल बचा हुआ है। तो समस्या तो यही है ना कि वहाँ के जो जैसे यूपी और बिहार के जो नेता हैं वो अपने राज्य के बारे में नहीं सोचते, वो राष्ट्रीय राजनीति उनका मेन वो रहता है। वो समझते हैं कि सारा कुछ हम ही कर रहे हैं।
और कुछ कर नहीं पाते। और दूसरा है कि उनका विकास से कोई मैंने हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक पद पर हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि क्योंकि अभी तक जो जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो सोच किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, न कोई नेता में। और मेन है कि वहाँ एक बना करके रखा गया है, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे आर्थिक, जब मैं सामाजिक हो, ये मुद्दा जिंदा रखा जाए और लोगों के बीच में, ताकि मूल समस्या है उससे भटकाव रहे। तो सारे नेता उसमें। अच्छा, आप तो बहुत लंबे साल से लंबे वक्त आपने गुजारे हैं बिहार को देखते हुए। आपके सामने दो दो मुख्यमंत्री, दबंग मजबूत मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल, मतलब नीतीश जी तो पूरा कर ही रहे हैं, कब तक करेंगे तो खुद अभी किसी को नहीं पता है। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी ने बहुत ही जोर शोर से उठाया। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर लगभग 20 साल अब नीतीश जी के राजनीति में हो गए। आपको क्या लगता है कि ना विशेष राज्य का दर्जा का समस्या जो बात आई है, तो वो वहाँ से है कि जैसे आर्थिक संसाधन जो था वो सारे झारखंड में था, जो प्राकृतिक संसाधन जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो चला गया। वो जब अलग हुआ तो सेंटर सरकार जो थी उस समय की, तो वो था कि माने बिहार को मुआवजा के तौर पर एक राशि दी जाएगी, ताकि यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो और यहाँ विकास हो। वो सेंटर सरकार ने दिया नहीं, तो उसी को ये विशेष राज्य का दर्जा के तौर पर ये नीतीश कुमार ने लाया, मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब है कि विशेष पैकेज हो, वहाँ रोजगार के सीजन के लिए उद्योग स्थापित किए जाएँ, फैक्ट्रियाँ बने, ताकि रोजगार पैदा हो सके। तो मेन मकसद है रोजगार वहाँ हो, संसाधन वहाँ उपलब्ध हो, ताकि बेरोजगारी जो हो दूर हो और लोगों के पास में आर्थिक संसाधन आए और वहाँ जो गरीबी है वो दूर हो। एक लेकिन व्यापार है बिहार में सबसे आगे है, एक रोजगार है जो सबसे आगे है, बिहार को उसमें कोई मात नहीं दे सकता है, वो है राजनीति का रोजगार। मानते हैं कि नहीं मानते? हर दूसरा व्यक्ति वहाँ ना ये कहना कि रोजगार है वैसा नहीं है। वहाँ एक मूवमेंट चला है स्वतंत्रता के पहले ही, एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चला था, तो वो उसकी कर्म भूमि रही है बिहार। और इसके कारण वहाँ माने ग्रामीण लेवल पर भी एक जागरूकता है। अच्छा, राजनीतिक जागरूकता, मतलब आप कहेंगे कि राजनीति को रोजगार, तो वो रोजगार नहीं कहिए, ये कहिए कि वहाँ राजनीतिक जागरूकता है कि लोग अपने हित के लिए, मैंने एक राजनीतिक जो सोच होनी चाहिए वो समझते हैं और उसके अनुसार वो जागरूकता है। अब चूँकि आप प्रोफेसर हैं, नौकरी भी करते हैं, आपसे मुझे लग रहा है मुश्किल सवाल थोड़ा हो सकता है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति में आपकी दृष्टि में एक मौलिक अंतर, अगर कोई पूछे कि इस 35 साल की राजनीति में ये दो नेता बिहार में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, भले लालू जी मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री से कम भी नहीं है, आज भी लालू जी के हस्तक्षेप के बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है, और नीतीश कुमार की तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतलब उन पर ध्यान देने के लिए मजबूर हैं। मोदी जी जो प्रधानमंत्री होंगे, आज नीतीश कुमार जी समर्थन खींच लेंगे तो मोदी जी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन लालू जी और नीतीश जी की राजनीति में मौलिक अंतर क्या लगता है आपको, कैसे हम समझें? इसका उत्तर दो ढंग से दिए, एक तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में या सेंटर के परिप्रेक्ष्य में। मैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ कोई विशेष अंतर दोनों में नहीं है बस, लेकिन मैं एक स्तर पर दोनों को लपेटूंगा कि वहाँ जो एक मूवमेंट था, सामाजिक आर्थिक मूवमेंट, उसको ये दोनों ने खत्म किया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। हाँ, वहाँ समाज जो आप पहले कहे राजनीतिक जागरूकता, हर व्यक्ति जो राजनीतिक है, वहाँ एक मूवमेंट चला था जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था, तो उसको बदनाम भी किया गया
त्रिवेणी संघ का आंदोलन स्वतंत्रता का पहले था, और उसके बाद में भी बहुत सारे मैंने वो जागरूकता जो फैला उसके द्वारा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, और उसके वो जो मूवमेंट चला था वहाँ सामाजिक जागरूकता का, उसका फल तो इन्होंने खाया, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, नया पेड़ कोई नहीं नहीं, लगाया? पेड़ नहीं लगाया। कहते हैं ना कि अंडा देने वाली जो मुर्गी थी, हाँ हाँ। ये इन लोगों ने अंडा भी खाया और मुर्गी को भी मार करके खा लिया, अच्छा, है ना। तो ये इन लोगों का दोनों ने वो किया। बिहार में आपने तो बहुत लंबा वक्त गुजारा राजनीति, क्योंकि आप दर्शन शास्त्री हैं, मानविकी ना से ना, हैं। मेरा राजनीति बिहार की राजनीति पर ही तो पीडीएफ है ना। हाँ, आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर भी आप रह चुके हैं, पीडीएफ भी आपने किया है, राजनीति पर किया है। तो बिहार की राजनीति के 50 साल को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से नवाजा, कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति जो योगदान है एज ए मुख्यमंत्री, सिर्फ 2 बार रहे, बहुत छोटे छोटे समय के लिए रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे। हालांकि भारत के पहले उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा उनके उप मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री से ज़्यादा होती रही। इस बात की पुष्टि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम की किताब लिखी है संतोष सिंह, जो बिहार के ही पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि भारत के पहले उप मुख्यमंत्री जो अपने समय में मुख्यमंत्री से ज़्यादा चर्चा में रहे। अब अगर कर्पूरी जी, लालू जी या नीतीश जी के तीनों, क्योंकि तीनों सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा में गिने जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी तो खैर बहुत आगे हैं, कैसे आप देखेंगे कर्पूरी जी की विरासत को? क्या इन लोगों ने थोड़ा भी नहीं बढ़ाया? क्या आपका मानना है? ये विरासत इन लोगों के पास ये विरासत वाले हैं कहाँ से? इन्होंने, वही तो मैंने कहा कि लोगों ने उसका फ़ायदा तो उठाया नारे दे करके, लेकिन काम इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने ये पावरफुल, इनको समय दिया गया, इन्होंने किया क्या? नहीं, केवल नारा लगाते रहे, और नारा केवल वोट के लिए, काम इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, तो लेकिन महारानी वेब सीरीज़ आई भगवान जी, और उसमें जो लालू यादव का जो कैरेक्टर निभा रहा है, वो अस्पताल में पड़ा एक डायलॉग मार रहा है कि चुनाव में जिन्न निकलेगा। तो जो उसके समीक्षक थे वेब सीरीज़ के, उन्होंने कहा कि जो जिन्न निकलता था ये अति पिछड़ा निकलता था, यानी कि लालू जी को, लालू यादव एक बड़ा नेता बनाने में अति पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको वेब सीरीज़ में कहा कि जिन्न निकलेगा, यानी कि लोग यादवों का नेता समझ रहे थे लालू प्रसाद यादव को, लेकिन सही मायने में वो अति पिछड़ों को उन्होंने मजबूती प्रदान की, ऐसा कम से कम चर्चा में है। और नीतीश जी ने कहा कि 2.5% जिस जाति का आबादी हो, वो 20 साल से अगर मुख्यमंत्री है, इसका अपने आप में यह प्रमाण है कि अति पिछड़े जो सबसे बड़ी आबादी में है बिहार में, अति पिछड़ा वोट नीतीश जी के साथ है, और अति पिछड़ों के लिए नीतीश जी ने काम भी किया। ये सब बातें हैं। देखिए, वोट बैंक के रूप में एक चर्चा है कि वोट बैंक होता है, लेकिन वास्तव में वोट बैंक अति पिछड़ा वोट बैंक के रूप में कहाँ है? अब वहाँ वर्ग के रूप में लोग हैं कहाँ? वहाँ तो जातियों में, छोटी छोटी जातियों में बटे हैं लोग, और वहाँ जो मूवमेंट चला था तो पिछड़ा अति पिछड़ा का नहीं था, पूरा सामाजिक जो ताना बाना था उसके खिलाफ, मैंने जो वर्चस्ववादी जो थे उनके खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, सामंतवादी जो माने पारंपरिक जो सामंतवादी समाज था उसके खिलाफ था, उसमें सब लोग साथ थे। आप कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा जैसा कुछ नहीं? ना ना, माने समाज में तो अति पिछड़ा एक वर्ग बना दिया गया, वहाँ जातियाँ हैं। हाँ। तो वहाँ दबंग जाति के खिलाफ में सारे लोग इकट्ठे हो लड़े। लेकिन हुआ क्या कि पहले लालू यादव जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक विशेष, वही तो मैंने कहा कि इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। एक जाति जैसे उनको कहा जाए कि माई समीकरण बन गया, तो वो उन्होंने ज़्यादा जोर दिया उन लोगों को, किसी खास जाति के समुदाय के लोग को प्रमोट करना शुरू किए नेता के पद पर। वही तो मैंने कहा कि इन लोगों को चाहिए था कि जो ग्राउंड लेवल पर थे
सबको बढ़ाते, लेकिन इनके पास लेकिन क्षमता थी। जैसे लालू यादव कहते पर तो थे, ये ना आरोप ना नहीं ना है। लालू यादव कहते थे कि एक कुत्ते को भी मैं टिकट दे दूंगा तो विधायक बन जाएगा। लेकिन वो कितने लोगों को बढ़ाए जो नीचे के वर्ग के थे। नीतीश कुमार भी कितने लोगों को बढ़ाए हैं। आज भी आप देखिए वहाँ अति पिछड़ा का जनसंख्या, अब तो सर्वे आ गया इनका कि 32% करीब करीब है। 36%, मैंने 32% मन 36% जो हो। हाँ हाँ। लेकिन कितने का ये लोग टिकट देते हैं, कितने विधायक का टिकट देते हैं, कितने अपने पार्टी के कार्यकर्ता में इनका पद देते हैं, पार्टी में पद देते हैं, अधिकारी के पद देते हैं। आप आज भी देखिए उनकी जनसंख्या विधायक में कितनी है। तो ये तो टिकट ही नहीं देते, अपने पार्टी में का अधिकारी नहीं बनाते, कार्यकर्ता जो जिला अधिकारी हुआ, राज्य कितने लोगों को ये बनाते हैं अपने। तो ये कहने के लिए इनको वोट बैंक चाहिए, लेकिन कोई नहीं बनाता है ना। आप इनका विधायक का टिकट देख लीजिए तो आप गणना करिए तो करीब मैंने लालू यादव में करीब 40% जो पिछले जो आंकड़ा है, 40% एक खास जाति को, अपनी जाति को ये टिकट देते हैं विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश कुमार करीब 25% जनसंख्या जो है टिकट अपने दो जाति जो है उसको देते हैं, रिकॉर्ड मैंने मिलता जुलता। तो जैसे आप 5-7%, 8% हो, चाहे 12-14% हो, उसको 40% टिकट दे रहे हैं। और जो 32% है जनसंख्या, 36% है, उसको आप 5%, 10% टिकट दे रहे हैं। तो कौन किसका हक खा रहा है? ये उसका नेता कैसे है? कम से कम उसकी आबादी के अनुपात में तो टिकट उनको देते, ज़्यादा नहीं देते। आप टिकट ही नहीं देते तो विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, चुना जाएगा कि नहीं बनेगा। अपने पार्टी में एक कार्यकर्ता नहीं बनाते, उसको अधिकारी नहीं बनाते। आप कहते हैं कि हम सबका अति पिछड़ों के नेता। अति पिछड़ा का नेता ही ये अति पिछड़ा का नेता है। यदि हम आपके नेता हैं तो हम आपका सब आगे बढ़ाएंगे ना। ये लोगों तो वोट केवल लिया है, बढ़ाया कहाँ किसी को। अच्छा, अति पिछड़ों की हालत अजीब है। जो बिहार में राजनीति में कूदता है, सारे लोग अति पिछड़ों के वोट के ही पीछे पड़ जाते हैं। प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति का नाम आजकल बिहार की सुर्खियों में चल रहा है। प्रशांत किशोर के पास तो इतना पैसा है, जैसा कि लोग ग्राउंड पे बताते हैं। वो तो खुद ही अभी एक इलेक्शन में बोला है, कैंपेन में, कि मैं एक सलाह के लिए 100 करोड़ रुपया। बताइए, तो बिहार में इतने काबिल लोग हैं, प्रशांत किशोर काबिल लोग हैं। राजनीति को इसने जो चुनाव का जो विभत्स रूप है वो ये प्रदर्शित किया प्रशांत किशोर ने। आप कह रहे हैं कि एक माने ये जो निगम टाइप का होता है ना, ये संस्था बना करके और सारा कुछ जो है लोगों को माइंड सेट करना, जो AI वाला आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। हाँ। तो अभी चलेगा ना। ये तो राजनीति में पहले से शुरू कर दिया, मुद्दा सेट करना और लोगों को प्रभावित करना, यही किया है ना। वो तो बोलता है, खुलेआम बोल रहा है कि हम सलाह देते हैं। तो सलाह क्या देता है? लोगों को मोबिलाइज कैसे किया जाए, नया मुद्दा गढ़ करके, अब वोट को कैसे लोगों को माइंड सेट करके और एक खास पार्टी के तरफ कैसे मोड़ा जाए। वो जन कल्याण तो है नहीं, वो पार्टी कल्याण के लिए काम करने वाला है ना, इंटरप्रेन्योरशिप वो खोल करके। और तो वैसे आदमी को क्या कहा जाएगा? वो इंटेलेक्चुअल वाले तो इंटेलेक्चुअल जन कल्याण के लिए है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी जो अपनी राजनीति शुरुआत की, वह 24 जनवरी 2024 को पटना का सबसे बड़ा संग्रह, मतलब जो ये वो है भवन है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, ज्ञान भवन, बुक करके कर्पूरी ठाकुर में अति पिछड़ों को रिझाने के लिए सबसे भव्य कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम उसी ने किया था। इस बात को आप नहीं बोल सकते हैं। उसी का दावा है कि जितनी आबादी है अति पिछड़ों की, हम जो पार्टी बनाए हैं जन सुराज पार्टी, उतना दे देंगे। तब आपको क्या लग रहा है? तब क्या कहेंगे आप प्रशांत किशोर? कहना और करना में अंतर है। सब कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। और ये तो और आदमी ये है, मैंने उस ढंग का आदमी है कि मुद्दा सेट करने वाला। और
आज है। जैसे हम लोगों का पहले बिहार में क्या था कि वोट बूथ कैप्चरिंग का हाँ, बहुत हाँ। शिकायत होती थी। तो कैसे शुरू हुआ, नेताओं ने जो वोट था वो यदि उसको शक था कि मैं यहाँ वोट मेरे खिलाफ में जाएगा, तो वहाँ कुछ गुंडे भेज करके वो वहाँ वोट या रोक देता था या अपने पक्ष में डरा धमका कर दिलवाता था। फिर क्या हुआ कि जब वो देखने लगा कि जो प्रचलन बढ़ने लगा, सोचा हम दूसरे को वोट दिलवाते हैं तो हम क्यों नहीं, हम्म, तो बाहुबली सब अच्छा। आ गए राजनीति में। अच्छा, अब ये तो मतलब सोचा कि दूसरे का सरकार आपके बना रहे हिसाब हैं से, तो हम क्यों नहीं सरकार बना आपके रहे। हिसाब से कि कल तक जो बूथ लूटते थे उनको लगा जब हम दूसरे के लिए लूट सकते हैं तो तो अपने नेता लिए, बन गए, तो तो बाहुबली वही नेता नेता, का तो बाहुबली नेता वहां से आ गए। तो तो वैसे ही प्रशांत इसको लग किशोर रहा उसी है टाइप कि के। उसी लगेगा कि हम ही सरकार बना करके हम क्यों नहीं, दूसरे को बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो भाई प्रशांत किशोर के बारे में यह तो इतिहास का तो हिस्सा है ही ना कि तेजस्वी यादव जब 2020 का चुनाव लड़ रहे थे तो जो एक दृश्य लोकप्रिय हुआ था कि हेलीकॉप्टर से उतर के तेजस्वी यादव युवा नेता बन के दौड़ दौड़ के हर जगह जा रहे हैं, तो कहा जा रहा था कि उस चुनाव में ये सारी टेक्निक कि भले ही आपको दौड़ता दिखाया जाए, चुस्त दुरुस्त नेता दिखाया जाए, ये सारा सलाह तो लोग कह रहे थे, अखबारों के हवाले से भी ये बातें, मतलब चाहे अफवाह हो, पॉपुलर तो यही था कि प्रशांत किशोर के कहने से तेजस्वी यादव दौड़ के जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये इसका श्रेय तो प्रशांत किशोर को जाएगा ना। तो इसीलिए ना सबसे ज़्यादा तेजस्वी को वो टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि तेजस्वी मैं को कह रहा तो- हूँ कि दौड़ो तो दौड़ रहा नहीं, है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बैठो तो बैठ रहा है, तो इसका दिमाग कितना है, तो वही तो वो कर रहा है ना। अच्छा। किसी को अपना भजा रहा है। ओके, अब तेजस्वी जाने की वो उसके कहने पर तब ये किए तेजस्वी हैं यादव पर है कि इस अपने कि आप स्वयं उसके कर रहे कहने पे थे। जब दौड़ते थे, उसके दौड़ने कहने पे तो बैठते दौड़े, थे, उसके तो कहने पे खड़े हो जाते थे, तो वैसे ही वो समझेगा, वो समझेगा ना, वो समझेगा। मतलब इसमें प्रशांत किशोर तो वही हैं जो पहले वही थे, तो वही है। तेजस्वी को नुकसान हो गया। होगा प्रशांत कि किशोर कह नहीं रहा है जाएगी, तेजस्वी यादव जी को तो कि समय आए बताएगा। तेजस्वी यादव को कहता है कि वो 8वां फेल है, 8वां फेल है, 8वां फेल है, और उसी से पैसा लेके, ऐसा जैसा कि वो कह रहा है, खुद ही कह रहा है हाँ कि सलाह देने का 100 करोड़ रुपया हम लेते थे, हाँ तो सलाह तो तेजस्वी जी को भी दिए हैं, तो वहाँ भी 100 करोड़ का मैटर हाँ, होगा। तो वहाँ भी होगा ना, तो वही ना कहने कि वो जो पहले जो बाहुबली टाइप का था सब वो सब आया। अच्छा, अब ये नया वाला प्रचलन तो चल बिहार दिया। की भाषा में अगर कहें तो तेजस्वी जी ने ही प्रशांत किशोर का मन बढ़ा दिया, हम लोग बोलते हैं ना मन बढ़ा देना, एक मुहावरा है। ना वो नहीं है। पहले तो ये शुरू हुआ, पहले बीजेपी सेंटर में जब आई शुरू हाँ हाँ, तो ये अपना देखा, फिर नीतीश कुमार ने भी सहयोग दिया, ममता बनर्जी ने सहयोग दिया, तो सारे पार्टी वाले इसको प्रमोट किए हैं। तो समझ रहा है कि हम सबका कल्याण कर सकते हैं, हम तो अपना क्यों नहीं, तो अपना अच्छा, कल्याण अच्छा, में लगा बेचारा। अब तो लालच समा गया है, तो अच्छा, प्रशांत किशोर में लालच ना समझ ना में। हर का है ना, एक लालच का कई रूप होता है ना, तो पद का भी तो लालसा होता पद है का ना। भी, हाँ हाँ, तो वो पद का लालसा है कि मुख्यमंत्री जब दूसरे को बनवा सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर में एक चीज मानना पड़ेगा, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्या है? क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ कि वो समझ रहा है कि हम इसको कहा कि दौड़ो तो दौड़ने लगा, बैठने को कहा तो ऐसे बैठो तो बैठने लगा। नीतीश वैसा नहीं है, नीतीश सलाह लेता है लेकिन अपने दिमाग से काम करता है। ये लालू जी के साथ में है, वो भी लालू को ये नहीं कोई कह सकता कि लालू को हम कहेंगे कि यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, बैठने को कहेगा तो बैठेगा, ये कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो नीतीश लालू ये ग्राउंड लेवल से जुड़े नेता हैं, हम उनकी उपलब्धि में कह सकते हैं कि उनका उतना उपलब्धि नहीं रहा है। जी ढंग उनके पास पावर थी, क्षमता थी, वो अपने लोगों को कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया। और कर सकते थे, और आप ना मतलब ये कर कह रहे हैं। सकते थे, कर किए तो नहीं, एकदम क्रांतिकारी कदम उठा कर सकते थे। वो अपने ट्यून्योर में उनका जो समय था, उस समय वो जो चाहते वो करते। कर्पूरी ठाकुर इन लोगों में, दोनों में यही अंतर है कि उनके पास समय बहुत जितना कम। मिला उतने में ही वो क्रांतिकारी कदम उठा गए और आज भी बहुत दूर तक प्रभावित हुआ। इन लोगों के पास समय भी था और ताकत भी थी, लेकिन ये समर्थन भी था, हाँ, जन ये समर्थन भी था। हाँ, लेकिन ये कोई बताएं कि इन्होंने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया है?
कर्पूरी जी के बारे में तो जो किताब मैंने अभी पढ़ के ख़त्म की, संतोष सिंह की जननायक कर्पूरी ठाकुर, पेंगुइन प्रकाशन से छपी है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। संतोष जी ने बहुत ही मेहनत से अच्छी किताब लिखी है। कम से कम कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े नेता पर जिनके बारे में लोग भूल गए थे, उनकी पॉलिसी को सब चुराते हैं, उसका श्रेय नहीं देते हैं। संतोष सिंह ने बातें दर्ज कर दी हैं। संतोष सिंह ने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही कि जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से मतलब वो हटाए गए, दूसरी अंतिम समय में तो उनको विपक्ष का नेता तक नहीं बनाया गया, गलत कदम उठाया गया, उनको अपमानित किया गया, गलत ढंग से उनको हटाया गया, उनके साथ अन्याय किया गया। लेकिन उसमें अनुमान था कि अगर तीसरी बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते तो सबसे बड़ा कदम उठाते, वह था भूमि सुधार का। भूमि सुधार एक ऐसा मुद्दा है बिहार में, लालू जी भी अपने जवानी के दिनों में इस मुद्दे को लेकर रैली करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चर्चा भी नहीं की है। नीतीश जी ने भी बंदोपाध्याय कमीशन वगैरह बनाया, लेकिन जब वो बातें आ गई, सत्ता में आ गए तो घबराहट ना। बंदोपाध्याय कमेटी नीतीश ने बनाया था, वो मैंने लागू कर सकते, वही तो कह रहा था कि लागू कर सकते थे, लेकिन उसमें हुआ क्या कि सबसे विरोध जो किया वो आरजेडी वाला, लालू यादव का पहला बयान था कि यहाँ तो कोई भूमिपति है ही नहीं। या बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ना कैमरे पे बोल रहे हैं। ना वो तो रिकॉर्ड है, मैंने पूरा अखबार का न्यूज चैनल समय का जो था, वो नीतीश का पहले जो लालू का पहला स्टेटमेंट आया था, और हर कोई ये जान रहा है कि जो भूमिपति जो हैं और कौन है, उन्होंने कैसे सिरे पर उठा रखा था, मैंने पूरा प्रशासन को, मैंने एक टंग पर कहते हैं कि खड़ा कर देना, पूरा मीडिया और मजमा लगा करके। तो उसके बाद में नीतीश के लगा कि मेरा कुर्सी डावाडोल है, क्योंकि एक है कि नीतीश का जो एक पाया जो था उन्हीं लोगों के सपोर्ट पर था जो भूमि पर, जिनके पास जो मैंने प्रभावित हो इस कानून से। नीतीश ने अपना पैर खींच लिया, फिर तो वो नाम भी नहीं लेते थे। वो तरफ रिपोर्ट आज भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये दोनों नीतीश ने चाहा, लेकिन वो अपने पद के लिए बना रहे, वो किए नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी को तो सुशासन बाबू भी कहते हैं, विकास पुरुष भी बना के लोग रखे हैं। सच्चाई क्या आपको लगता है? अगर शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो क्या आपका मूल्यांकन क्या है? शिक्षा व्यवस्था कहा जाए नीतीश जी का, देखिए कोई भी सरकार है, उसका कोई भी कदम जो है वो एक कहते हैं कि एक आदर्शवादी सिद्धांत जो है उसको लेकर के, दूर की सोच के लेकर के करना चाहिए। जो नीतीश ने नियोजन वाला जो शिक्षा व्यवस्था लाया, सबसे शिक्षा को चौपट करने का काम वही है। तो शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट किया नीतीश ने, वो नियोजन वाला ला करके। क्या करना चाहिए था? ना नियोजन का जैसे अभी ले रहा है बीपीएससी से जो अभी बहाली, परमानेंट बहाली, जैसे परमानेंट बहाली ऐसे कर देना चाहिए। वैसे करना चाहिए थे, तो एग्जाम होता, पढ़े लिखे लोग आते, ठीक था। नियोजन वाले में भयंकर धांधली की गई, जो मैंने रिकॉर्ड है, हर कोई में जानता है कि कैसे लोग बहाल हुए और किस ढंग से हुए। उसमें अच्छे लोग भी हुए, लेकिन धांधली से ही हुए। सारे लोग पैसे, मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने बाई चांस ही कोई होगा जिसको वाजिब भी था, योग्यता भी थी, फिर भी उसको घूस देना पड़ा, रिश्वतखोरी चली और खुलेआम चली। नहीं, लेकिन उसमें जो एक सिस्टम था कि उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसमें मुखिया का हस्तक्षेप था, स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुखिया का था जो उसमें तो। लेकिन जो एक दूसरा तर्क है, दूसरा तर्क तो यह भी है कि अगर मुखिया जी को लग रहा है कि उक्त व्यक्ति शिक्षित है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है उसके पास, तो नियोजन एक सरल माध्यम था। क्योंकि परमानेंट बहाली में तो एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, परीक्षा होगा, तुरंत जैसा कुछ सिस्टम। नियोजन में कम से कम जो लोग तर्क देते हैं, नियोजन के पक्ष वाले तर्क देते हैं कि उसमें मानवीयता को भी एक
पैमाना माना गया कि कोई व्यक्ति है बीए में पास है, पढ़ा सकता है, जो भी मौलिक योग्यता है, अगर उसको फुलफिल करता है तो पहले इसे नौकरी में डालो, बाद में परीक्षाएं कभी नौकरी की होंगी तो नौकरी ले ही लेगा। यह तर्क उस समय दिया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि इतना पैसा कम था नियोजन वालों को। नियोजन वालों को हाँ, कि वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते थे, उससे अच्छा पैसा कमाते थे। तो उनको लगा कि हम अपना, ये तो कोई परमानेंट पद है नहीं, और उसमें भी मुखिया जो थे वो बिना पैसा का करते नहीं थे। तो सोचा कि हम अपना पद है, इससे अच्छा पैसा है, वो छोड़ करके क्यों पैसा दे करके करने जाए। ईमानदारी से होती तो कुछ रुक जाते, तो वहीं तो हुआ ना। अब जो पैसा दिया वो गलत हो सही हो कुछ नहीं, पैसा दिया सबका, वो करने की मैंने वो किया गया, 3-5 किया गया। अच्छा, अभी बिहार में 5 लाख नौकरी मिली सरकारी स्कूल में शिक्षकों को। 5 लाख से ज़्यादा ही था, कम तो नहीं था। श्रेय की लड़ाई चल रही है कि इसका श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो ये संभव नहीं होता, नीतीश जी में कोई सूझबूझ नहीं है। और जबकि तथ्य तो यही, आने वाले इतिहास में तो यही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में लाखों लोगों को नौकरी मिली थी। आम आदमी किसको श्रेय दे आपकी दृष्टि में? फंस चुके हैं राजनीति वाला में अब अंदर खाने क्या पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी है, हाँ। वो तो अंदर वाले ही बताएंगे मुझे कुछ इसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, अंदर की कहानी अगर किसी को नहीं पता हो तो बाहर पढ़ के क्या लगता है इस तरीके की? बस कोई भी हो, सरकार को शिक्षा व्यवस्था वहाँ से लोगों को फायदा हो, ये बड़ी बात है। वो कौन श्रेय ले रहा है नहीं ले रहा है, इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट की जरूरत नहीं। अच्छा, आप जो है, आपको खैर प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव को 8वां फेल कह के मजाक उड़ा रहा है हर जगह, हर रैली। मतलब उनका, मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर रैली ही इसी बात के लिए कहते हैं कि वो 8वां फेल कह सके। जैसे भाजपा वालों पे आरोपों को लगता है कि उनसे अगर मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, इस्लाम, ये 4-5 वर्ड अगर भाषण से छीन लिया जाए तो भाषण ही नहीं दे पाएंगे। उसी तरह प्रशांत किशोर को अगर कोई कह दे कि आज की रैली में आपको तेजस्वी को कुछ भी कहना, 8वां फेल नहीं कहना है, तो मुझे लग रहा है प्रशांत भी अपनी बात नहीं कह पाएंगे। वो देखिए है क्या, वहाँ राजनीति जो है तो अब सोशलाइजेशन जो वहाँ अब जातियों पर वो तो बिहार में जो चाहे पूरा भारत का जो है वो राजनीति जो है जाति आधारित है, जाति का प्रभाव है। तो वहाँ है प्रशांत किशोर जो है वो खुद एक जाति के हैं, जो नीतीश का एक आधार है, नीतीश पार्टी का, ये आरजेडी का नहीं है, हाँ। ढंग का सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ से तो मिल जा रहा है, अति पिछड़ा का तो रिझाने की कोशिश कर ही रहा है, तो फिर वो 7% नीतीश का वोट बच जा रहा है। तो वो जान रहा है कि हम जैसे ही मजबूत होंगे तो नीतीश का पाया मेरा खसक जाएगा, तो टारगेट नीतीश को करने की उसको जरूरत नहीं है। नीतीश सभी मतलब नीतीश जी को अगर इसको लग रहा है कि उभरता हुआ जो नेता है वो तेजस्वी है, वो आगे की दौड़ का रेस वाला घोड़ा है कि वो टीकने वाला है। नीतीश जी कब लुढ़क गए तो ये वो ऐसा सोच रहा है क्योंकि नीतीश का मैंने एक भी हो गया है और एक मैंने हाँ। कि नीतीश के बाद में पार्टी का ऐसे ही वो मैंने कहा होगा कुछ नहीं पता, लेकिन आरजेडी आगे तक जाएगी तो इसको आरजेडी से ही कंपटीशन मैंने तेजस्वी से, तो इसीलिए तेजस्वी को सोच रहा है कि इसको जितना कमज़ोर कर सके, तो बाकी कोई विकल्प है ही नहीं नीतीश का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की भाषा ब्राह्मणवादी है, अहंकारी है, जाति के अहंकार में डूबा हुआ? क्योंकि बहुत सारे नेता अपर कास्ट में भी, सवर्णों में भी 8वां फेल रहे हैं। बाकी दलित पिछड़ों ने तो कभी इस तरीके से किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। 2024 में अगर कोई ऐसी भाषा बोल रहा है, भले ही डिग्री तेजस्वी के पास नहीं हो, मैंने तो तेजस्वी को बोलते सुना है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में और भी कई बड़े बड़े मुख्य धारा की मीडिया के मंचों पर, वो तो अच्छे से बात अपनी रखते हैं। एक नेता में इतनी ही तो सलाहियत चाहिए तो अपनी बात और जनता की बात कम से कम रख सके। ये
तो हर पार्टी वाला करता है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो जाति का समाज का कोई मतलब, भाषा तो मैंने हर का तो वही है, किसी का भी है वही है। वहाँ ये नहीं कहना कि इस पार्टी वाले हैं तो प्रशांत किशोर का ही भाषा है, सबका भाषा वही है। सबकी भाषा में अहंकार है। सबकी भाषा में अहंकार है वैसे। आप किसी को कोई आरक्षण नहीं देंगे ना, इसमें क्या, सब यहाँ बराबर है। सबका वही है। हर कोई जो है वो भाषा अपना, भाषा की सीमा आज कोई थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबका अच्छा, वही है। प्रशांत किशोर के बारे में हल्ला है बिहार में कि पढ़े लिखे लोग बहुत पसंद करते हैं प्रशांत किशोर को। क्या ऐसा है क्या? प्रशांत किशोर तो मुद्दा बनाने वाला आदमी है, गढ़ने वाला। वो अच्छा कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये उसका गढ़ा हुआ है। हो सकता है। अभी तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे इलेक्शन आते आते, तो देखिए क्या क्या है। चलिए, अब आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि बिहार में जो बार बार एक सवाल तेजस्वी मंच से उठाते हैं और युवा में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वो है कि जब 5 लाख नौकरी का जिक्र करते हैं तो तेजस्वी ये बात रैली में बोलना नहीं भूलते हैं कि अरे किसी का शादी हो रहा था जी, हम नौकरी दिए तो लड़का लड़की का शादी होने लगा। तो इससे इस तरीके के बयान में आपको क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी की जो भाषा है वहाँ, तो ये तो अच्छी ये बात नहीं है ना, ना, लेकिन ये नहीं कहना कि मैंने ये अच्छा है कि बुरा है। सबका भाषा उसी टाइप का है, क्या बोल रहा है उसको खुद भी नहीं पता कि मैंने नहीं, तो ये बात तो सच है ना कि युवा जो बेरोजगार थे उनकी शादी तो नहीं हो पा रही थी। वैसा कुछ नहीं है कि शादी मैंने नौकरी, हाँ वो हुआ है कि दहेज वाला जो है, हाँ। वो दहेज का मांग हो गया है। तो अच्छा, अब चल दहेज रहा है बढ़ गया। रेट वाला अब हो गया कि मैंने अब, पहले शादी ऐसे ही होता, अब दहेज पर हो रहा है। ओ, असली खुशी का कारण दहेज है। दहेज है। अच्छा, मतलब जो बेरोजगार लोग शादी करते तो क्या दहेज मिलता, हाँ, किस आधार पर मिलता? लेकिन जब नौकरी लेके कर रहे हैं, हाँ, मास्टर जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, अब मास्टर हो गया। मास्टर हो गया। अच्छा, कुछ लड़कियों का भी है कि मैंने जैसे अब पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन अब ढंग का शादी नहीं हो रहा था तो मास्टर बन गई, तो उसका भी सुविधा हो गया। मैंने थोड़ा अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा। ये तो खुशी की ही बात है। तो खुशी का बात, तो रोजगार किसी को मिले तो खुशी की ही तो बात है ना। अब बियाह हो रोजगार जाए मिलना- तो नहीं, रोजगार भाई ऐसे, अब तो देखिए, मानना पड़ेगा कि हम लोग जिसकी शुरुआत बोहनी अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, मतलब कि अविवाहित प्रधानमंत्री बनने की, अब तो उसका मतलब जैसे लग रहा है कि नक्षत्र खत्म ही नहीं हो रहा है। 10-12 साल से एक अविवाहित आदमी, जिसको गांव में तो बहुत ही ऐसी भाषा में बोलते हैं कि मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ, औरतें तक गाली बकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब इसलिए कि वो शादीशुदा नहीं है, मतलब किए थे, बाद में झूठ बोले एफिडेविट में, बाद में बीवी निकल गई। अब बताइए, राहुल गांधी भी वही लाइन में है, ब्याह नहीं कर रहा है, उस पर ऐसे में तो तेजस्वी यादव के योगदान को तो आपको मानना पड़ेगा भाई। कम से कम इस बात के लिए खुशी है कि बिहार का भविष्य अगर तेजस्वी यादव है तो विवाहित है कम से कम। मानते हैं कि नहीं आप? ये भाई मजाकिया सब। साथियों, आप बहुत सारे बिहार के जो राजनीति कैसे 50 साल में यात्रा करके यहाँ तक पहुँची है, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान लहजे में, मजाकिया लहजे में भी, आम लोगों की ज़ुबान में इतने बड़े स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर श्री भगवान ठाकुर जी ने एक व्याख्या कर दिया। ऐसे मुद्दों को इन्होंने टच किया है जो बहुत लोग डर से कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद से बहुत सारे लोग जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, वो समझेंगे कि एक ऐसा तबका भी है जो समाज का अध्ययन करके, जिसके बारे में भगवान जी बता रहे हैं, बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है जो सही मायने में विकास देखना चाहता है, सही मायने में हट के, जो मुख्य धारा की मीडिया में सत्तावादी जो चरित्र का मूल्यांकन, उससे हट के एक मूल्यांकन का अस्तित्व है और उसी अस्तित्व में बिहार का भविष्य छिपा है।
भगवान जी, आपने इतना कीमती वक्त हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर को दिया। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।